नमस्कार। बघेली टाइगर की तरफ से अपना पाए का सब जनन का राम राम। बघेली टाइगर के माध्यम से बड़ी बड़ी शख्सियतन का अपना भंजेस मिलाई थे। पत्रकार, नेता, अलग अलग वर्गन के लोगों को मिलाई थे। कुछ चुनाव के गुत थी तो कुछ सामाजिक जीवन के बात करी थे, और आज पुन के कुछ नई बात लेके आए हैं। इस समय पर बड़ी चर्चा चल रही है। भारत वर्ल्ड कप के मैच हारी का 10 मैच जीता, लेकिन आखिर ये 11वां मैच जो रहा वो हारी का। बात उठी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कप के फाइनल में गए, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कारण या मोदी के कारण भारत वर्ल्ड कप हारेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक सभा में रहे, नाम तो नहीं लेकिन वहाँ बात उठी कि पनौती पहुँच गए, यहीं से चुनाव हार गए। वरिष्ठ पत्रकार सक्सेना जी हमारे साथ हैं, उनसे गुत्थी सुलझावे कोशिश करी थे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, पनौती यानी कि हमारे उसमें अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी में आप बात करो तो अशुभ है जिसको कहते हैं। बार बार बात उठ रही है और इस समय पर आप मीडिया में, अखबार में जहां भी देखते हैं तो पनौती चल रही है। तो सर, क्या ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री पनौती हैं? जिस तरह से वो गए चुनाव और वो वहाँ पर वर्ल्ड कप हार गया भारत, बिना नाम लिए राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, सीधा एक तरह से कहीं न कहीं आरोप था जी। क्या कहेंगे? संदीप जी, देखिए, अभी हम लोग चुनावी काल से गुजर रहे हैं और 5 राज्यों में, जिनमें लगभग 82-83 लोकसभा की सीटें आती हैं, चुनाव होने जा रहे हैं। और उसकी पूर्व वेला में क्रिकेट के वर्ल्ड कप में जो घटना घटी, हिंदी में अपशकुन, मनहूस या नसुड्डा, इस तरह के शब्द हिंदी बेल्ट में प्रचलित हैं। लेकिन पनौती शब्द जो है वो लोक भाषा में था, उसको बहुत शिष्ट या गरिमापूर्ण शब्द नहीं माना जाता है। लेकिन जिस तरह से घटनाएं घटी, उसमें पनौती शब्द जिस तरह से वायरल हो गया है और इस देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए जिसका प्रयोग किया जा रहा है, मंच से कम और सोशल मीडिया में ज़्यादा, उससे मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में सन 2024 तक ये शब्द पप्पू वर्सेस पनौती के रूप में कहीं ना कहीं फिजा में तैरता रहेगा। आप इस बात पे गौर करें कि जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, तब उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था और संकल्प भी व्यक्त किया था। उनकी पहली पारी में ऐसा लगने लगा था कि शायद वो अपने संकल्प को पूरा कर सकेंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम घटा है और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी का नया अवतार हुआ है और उन्होंने पुनः प्रतिष्ठा और लोकप्रियता अर्जित की है और उन्हें गौर से सुना जा रहा है, उसके बाद मुझे लगता है कि इस देश के मतदाताओं ने कांग्रेस मुक्त भारत को ठेंगा दिखा दिया है। जहाँ तक पनौती या इस तरह के संबोधनों या विशेषणों की बात है, एक भाषा में भदेश जिसको कहते हैं, तो ये भाषा में भदेश का उदाहरण है। लेकिन ये बेहूदगी, ये अशालीनता, ये अशिष्टता और इस तरह के लांछनों का दौर कब और कैसे शुरू हुआ ज़्यादा मायने रखता है। किसी भी बड़े नेता का, जिसको कि भाषा और आचरण में गरिमा का परिचय देना चाहिए, किसी के लिए पप्पू कहना, इतने करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, जर्सी गाय कहना, विधवा कहना या मूर्खों का सरदार कहना, मुझे लगता है शोभा नहीं देता है। इसी के कारण आज ये स्थिति है कि उसके विलोम के तौर पर पनौती शब्द प्रचलित है और न सिर्फ प्रचलित बल्कि वायरल हो गया है। और मुझे लगता है कि इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे ये तय कर देंगे कि किसी भी व्यक्ति को पनौती, जो कि एक अशिष्ट और बहुत गरिमापूर्ण संबोधन नहीं है, कहना उचित है या नहीं। और अगरचे ये नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में आते हैं, तो ये निश्चित मानिए कि आने वाली छमाही में, मई में जब लोकसभा चुनाव होंगे, उसके पूर्व पूरी छमाही में पनौती वर्सेस पप्पू का एक तरह का द्वंद्व हमको देखने को मिलेगा और ये शब्द और वायरल होगा
और कोई ताज्जुब नहीं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जहां लूट और जंगल जैसे तमाम भारतीय शब्द स्थान पा चुके हैं, अगले संस्करण में पनौती शब्द भी अपनी जगह बना ले। सर, जिस प्रकार से आपकी उम्र और तजुर्बा है, जी। इसके हिसाब से आपने एक तरह से पत्रकारिता का कई दशक देख लिया। इसमें अगर हम बात करें, राजनीति की कई पंचवर्षीय विधानसभा और लोकसभा का चुनाव देख लिया। जिस प्रकार से शब्दों की मर्यादाएं एक तरह से बिगड़ती चली गई, लांघते चले गए नेता, वो आपने देखा होगा कि कुछ समय से कुछ ज़्यादा मर्यादा लोगों ने नहीं लांघी, भाजपा की बात हो या फिर कांग्रेस की। मैंने पहले कहा आपसे, जैसे भाषा में भदेश की बात कही, आप तो हिंदी बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, बघेलखंड जो कि अवध से लगा हुआ है, बिल्कुल। दक्षिण कोसल और कौशल भी वहीं से लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत श्रेयस्कर या अच्छी स्थिति नहीं है कि उच्च पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की भाषा, इस तरह के संबोधनों, इस तरह के लांछनों, इस तरह के आक्षेपों का अपने भाषणों में, व्याख्यानों में या दैनंदिन में उपयोग करें। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस तरह की बातें हो रही हैं, न सिर्फ हो रही हैं, और आप ये गौर कीजिए कि आचरण महाजनों ये नगता सपंथा बोला जाता है। ऊपर के पदों पे, शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों का आचरण या उनकी भाषा या उनकी शैली या उनका व्यवहार या उनका सलूक जिस तरह का होगा, उसका असर नीचे तक जाता है। उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों का चाहिए कि वो भाषा में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में गरिमा का परिचय दें, बड़प्पन रखें। अगर वो ऐसा करेंगे तो उसका असर नीचे तक पड़ेगा। अन्यथा हम जिस तरह से भाषा की दुर्दशा देख रहे हैं, दुर्गति देख रहे हैं, तो एक अपसंस्कृति विकसित होती जा रही है और हम सब उस दौर में जीने को अभिशप्त हैं। एक शब्द सर सभी वरिष्ठ पत्रकारों से बात करता हूं और हमसे सब वो सवाल करते हैं। जी। चुनाव, मतदान हो चुका है, 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। आपने अपने अनुभव में अभी तक क्या देखा? यहाँ कहीं न कहीं लाडली बहना वर्सेज महिला सम्मान निधि, घरेलू गैस सिलेंडर 450 वर्सेज 500, तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही। कमलनाथ जी ने कहा कि आखिर मेरा क्या कसूर। कहीं न कहीं एक वो जो बड़ा मासूम का चेहरा होता है, जो सरकारगिरी, हर जगह उन्होंने हर जगह इस बात को कहीं न कहीं क्रिएट करने की कोशिश की, मेरा क्या कसूर। तो कमलनाथ जी का मायाजाल जनता के बीच में कहीं न कहीं सक्सेस हुआ कि मामा का मायाजाल सक्सेस हो रहा है? देखिए संदीप जी, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगा, बहुत संक्षेप में मैं 5 राज्यों की बात करूंगा। आश्चर्यजनक तौर पर तेलंगाना में, जहां पर कांग्रेस बहुत पिछड़ गई थी और के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में भारत राष्ट्र समिति ने पिछले 10 वर्षों से वहां सत्ता पर कब्जा कर रखा है, वहां पर भी कांग्रेस मुकाबले में लौट आई है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर न 3 में है न 13 में है। बहुत कोशिश की उसने कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए तेलंगाना में वो जड़ें पकड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। और पिछले 2018 के चुनाव में तेलंगाना में, जहाँ पर विधानसभा में 119 सदस्य होते हैं, वहाँ पर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 100 से अधिक उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। आज तेलंगाना में मुख्य लड़ाई कांग्रेस और बीआरएस के बीच में है। बीआरएस पर सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि उन्होंने खानदानी शासन किया, और भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगाती है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। लेकिन उसके बावजूद सच तो ये है कि के चंद्रशेखर राव की सरकार ने लोकहित की कई ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिसके कारण उनका जमीन पर असर है, और इस चुनावी दौड़ में वो आज की तारीख में सबसे आगे हैं। लेकिन उनका मुकाबला कांग्रेस से है, बीजेपी से नहीं है। आप बिल्कुल सुदूर पूर्व में चले जाएं, मिजोरम में 40 सदस्यों की है, 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा, छोटा सा राज्य है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से मणिपुर की घटनाओं का असर पड़ा है और जोरामथंगा को जिस तरीके से राहुल गांधी ने बार बार जाकर घेरा है और घटनाएं और जो समीकरण वहाँ बने हैं, उससे स्पष्ट है कि वहाँ पर लड़ाई त्रिकोणीय है। लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले में भी भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो इस देश में
पिछले 10 वर्षों से राज कर रही है, तेलंगाना में या मिजोरम में उसका हश्र देखकर आप कैसे कहेंगे कि ये पार्टी अखिल भारतीय या जिसको हम लोग कहते हैं पैन इंडियन पार्टी है। अब रही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात, ये तीनों राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजस्थान की खूबी ये है कि वहाँ हर 5 वर्ष में सरकार बदल जाती है, बारी बारी सरकार बदलती है। इसको बोलते हैं कि राजस्थान के विवेक पूर्ण मतदाता जिस तरह के तवे पर रोटी पलटी जाती है उस तरह से सरकार बदल देते हैं। इस नाते भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि वहाँ पर सरकार बन सकती है। लेकिन अशोक गहलोत ने जो एक ब्रांड के तौर पर उभर कर आए हैं, उन्होंने कुछ ऐसी स्कीमें वहाँ पर लागू की हैं जिसकी सराहना पूरे देश में सर्वत्र हुई है। विशेष तौर पे स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने जिस तरह से चिरंजीवी योजना लागू की है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति 25 लाख रुपये तक से अपना उपचार या इलाज या निदान करवा सकता है। वहाँ पर आप होर्डिंग देखिए, सर्वत्र आपको राजस्थान में दिखेगा, काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। अगर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में समय रहते वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर मरुधरा में चुनाव के मैदान में उतरती तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता में आ सकती थी। लेकिन आज मुकाबला कड़ा है। अशोक गहलोत के काम उनकी पूंजी है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को वहाँ बढ़त हासिल है। यही स्थिति छत्तीसगढ़ की है। लोग कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है। वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने ग्रामीण आर्थिकी पर गौर किया है, जोर दिया है, धान का समर्थन मूल्य हो या गोबर और गोमूत्र की खरीदी हो या और काम हो या ओल्ड पेंशन योजना हो, इस तरह की उससे जो स्थितियां बन रही हैं, वहाँ पर भी स्थिति ये है कि कांग्रेस के पास जहाँ भूपेश बघेल है, उनकी टीम है, भारतीय जनता पार्टी ने ना तो डॉक्टर रमन सिंह पर दांव लगाया है और ना ही संभावनाशील और सशक्त लोकप्रिय नेता बृजमोहन अग्रवाल पर। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जहां कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है, उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के कमल वर्सेज कमलनाथ एक बहुत दिलचस्प मुकाबला है। कमलनाथ तो एक हैं, लेकिन इस कमल की पंखुड़ियों में कई चेहरे आप देख सकते हैं। उसमें शिवराज सिंह चौहान का चेहरा भी है, नरेंद्र सिंह तोमर का चेहरा भी है, फग्गन सिंह कुलस्ते का चेहरा भी है, कैलाश विजयवर्गीय का चेहरा भी है, प्रहलाद पटेल का चेहरा भी है। तो पंखुड़ी के कई चेहरों और एक कमलनाथ का मुकाबला है। और पिछले चुनाव में आप याद कीजिए, 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने बीजेपी के दावे को खारिज कर दिया था और आश्चर्यजनक तौर पर, अप्रत्याशित घटनाक्रम के तौर पर वो यहाँ पर जिसको कहते हैं चोरी या छल के सिंदूर से भारतीय जनता पार्टी सुहागिन बनी थी। 4 साल राज किया। लाडली बहना जिसको कि गेम चेंजर कहा जा रहा है, मुझे लगता है कि अगर ये योजना पहले लागू की गई होती तो नतीजे भिन्न हो सकते थे। दूसरे, रेवड़ियाँ बांटने के फेर में आज मध्य प्रदेश कंगाली की हालत में आ गया है। मध्य प्रदेश में आपने बहनों को कुछ हज़ार रुपये दिए हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति के ऊपर 40-45 हज़ार रुपये का कर्ज लदा हुआ है। जो भी सरकार आएगी उसको मध्य प्रदेश में कंगाली की स्थिति से बाहर निकालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपना पंजे वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सक्सेना सर का सुनन पुनः पनौतियों के विश्लेषण सुनाइन। कहो न कहो पूरे देश में शब्दन के मर्यादा तो लांघे के लगातार प्रयास किन गए। भाजपा कांग्रेस दोनों को तरफ जब एक तरफ से होते दूसरे तरफ से जरूर होते, पलटवार हमेशा होते रही। मध्य प्रदेश की बात तो मध्य प्रदेशों के बड़ी खुल के किताब जैसे आदमी रटावत है, तो वह मेरे सक्सेना सर बतावा के कोशिश करी नहीं। कोनो भविष्यवाणी न हो, एक पत्रकार भय के नाते जो अनुभव होते वह बतावे कोशिश करत था, जो देखा था, जो अनुभव है, तजुर्बा है। भविष्य के गर्भ में का है ये केहू के जानकारी नहीं है केहू का, ये एक सिर्फ अनुभव के आधार पर बतावा गया है। बाकी अपना पंचे सब जने समझदार हैं तो अपना पे देखत रही। ऐसे पुन के कोनो बड़ी शख्सियत के साथ हो, सक्सेना सर बहुत करीब से बहुत सारी चीज़ बतावे कोशिश करें।
फिर इंतज़ार करी 3 दिसंबर के और सब जने सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।